So it's upper right corner, residential status, section 6. सबसे पहले हम लोग डिटरमिन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए स्टेटस क्या है? हमने कितने एग्जांपल्स लिए? ओबामा का एग्जांपल लिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट का एग्जांपल लिया, क्रिकेटर्स का एग्जांपल लिया, एक्टर्स का एग्जांपल लिया। वो सब लोग कौन है? दे आर इंडिविजुअल्स। सो वुड दे बी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट? वुड दे बी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट? दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसके बेसिस पे इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 6 has given certain basic conditions. There are two basic conditions which have been given. What are those basic conditions? वो समझने के पहले हम ये जानेंगे that if the basic condition is satisfied, तो automatically वो assessee क्या हो जाएगा? That assessee will be a resident in India, और जैसे ही वो resident in India होता है तो automatically उसकी income taxable कहाँ पे हो जाएगी? इनकम इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के तहत। नाउ रीड अ रेजिडेंट इन इंडिया, व्हिच मींस, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 61 दैट इज यूज्ड टू डिफाइन इंडिविजुअल्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में कैसे डिटरमिन होगा? इट हैज टू बी सीन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 6। सो लुक, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual is resident in India, ब्लॉक बनाइए resident in India पे, if he satisfies, satisfied पे ब्लॉक बनाओ, any one पे ब्लॉक बनाइए of the basic conditions, resident in India if he satisfies any one of the basic conditions, यानी कि एक से ज्यादा बेसिक कंडीशन होंगी, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो आप उसे क्या बोलोगे? रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? आर। आज से हम रेजिडेंट को क्या बोलेंगे? आर, रेजिडेंट इन इंडिया। सो अ पर्सन हु सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन वुड बी कॉल्ड एज आर। आर मींस अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो कौन सी बेसिक कंडीशंस है? बेसिक कंडीशंस आर इंडिविजुअल इज इन इंडिया। इन पे ब्लॉक बनाओ, डबल ब्लॉक बना लो, इन। इंडिविजुअल इंडिया के अंदर है, इंडिविजुअल इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। ही इज इन इंडिया। इन इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। इफ इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर पे ब्लॉक बनाइए। अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में है। कब इंडिया में है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जिस साल आप इनकम कमाते हो, जिस साल इनकम कमा रहे हो, उस साल इफ यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर का मतलब क्या है? इतना या इससे ज्यादा। मोर देन 182 नहीं है, यही गलती है। इट इज और मोर। अगर वो 182 दिन के लिए भी इंडिया में है तो क्या आप उसको रेजिडेंट मानेंगे? यस, ही विल बी कॉल्ड एज अ रेजिडेंट। So if he is in India for 182 days or more during the previous year, पिछले साल में, और पे ब्लॉक बनाओ। इस और का मतलब क्या है? या फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और पे ब्लॉक बनाइए। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कह रही है? फॉर 60 डेज और मोर पे ब्लॉक बनाओ फिर से, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड पे ब्लॉक बनाइए फॉर 365 डेज or more during 4 years immediately preceding the previous year. So दो basic conditions हमने पढ़ी। First basic condition क्या है? For 182 days or more during previous year। यानी हम किस साल में खड़े हैं? 2015-16। आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर 2016-17 अप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2015-16। इस साल की इनकम आपको एक असेसी की असेस करनी है। इनकम असेस करने से पहले आप क्या डिटरमिन करोगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए क्या चेक करोगे? बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस चेक करोगे। बेसिक कंडीशंस आर टू, दैट इफ इंडिविजुअल इज इन इंडिया, मतलब वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। कितने दिनों के अंदर है? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर सिर्फ 100 दिन है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो आप क्या चेक करोगे? सेकंड बेसिक कंडीशन,
और का मतलब क्या है? या. इफ फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड यू वुड चेक सेकेंड बेसिक कंडीशन. ये क्या कह रहा है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. पिछले साल वो कितने दिन था? सिर्फ 60 डेज या उससे ज्यादा. एंड का मतलब क्या है? अलोंग विद इट. ये और इसके साथ, मतलब 60 डेज तो हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ 365 दिन और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर. यानी कि प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले. तो अगर आपका असेसमेंट ईयर 2016-17 है, ध्यान से सुनिएगा, असेसमेंट ईयर 2016-17 है, यानी 1 April 2016 टू 31 March 2017 इज योर असेसमेंट ईयर. तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 1 April 2015 टू 31 March 2016, ये आपका प्रीवियस ईयर हुआ. असेसमेंट ईयर वो है, प्रीवियस ईयर ये है. तो प्रीवियस ईयर में अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे? कि 2015-16 में वो कम से कम कितने दिन हिंदुस्तान में है? 60 डेज. और इसके पहले वाले 4 साल टोटल मिला के वो कितने दिन हिंदुस्तान में? 365 डेज. यानी कि ये 4 साल कौन से, कब से कब तक होंगे? गिनो. 15-16 हमारा पहला प्रीवियस ईयर हो गया. ये प्रीवियस ईयर, इसके पहले के 4 साल, तो 14-15, 13-14, 12-13, ठीक है जी, 11-12. दीज आर द 4 years दैट यू वुड हैव टू चेक. ये आपको चेक करना पड़ेगा. समझ रहे हैं आप लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दोनों बेसिक कंडीशन समझ में आई? दोनों बेसिक कंडीशंस रिपीट करेंगे. फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो इंडिविजुअल के लिए हम चेक कर रहे हैं इन इंडिया, वो क्या है? दैट ही शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सेकंड सेटिस्फाई करोगे? क्यों? क्यों नहीं करोगे? एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस. मतलब अगर फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर दोगे? रेजिडेंट इन इंडिया. समझ में आ रहा है? इलस्ट्रेशन देखिए. लुक एट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. DQ5. Calculate the status of Mr. Kunal for previous year 2015-16. अगर previous year 2015-16 है तो assessment year कौन सा हुआ? यहां पे लिख लीजिए प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. assessment year 2016-17 with the following information. previous year 15-16 की इंफॉर्मेशन है, 14-15 है, 13-14 है, 12-13 है, 11-12 है. हमें 6 सालों की इंफॉर्मेशन 5 सालों की इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब आपको यह बताना है दैट स्टेटस ऑफ मिस्टर कुणाल क्या है. तो बिना सोल्यूशन देखे आप कैलकुलेट करके बताइए कि बेसिक कंडीशंस के बेसिस पे क्या मिस्टर कुणाल इंडिया के रेजिडेंट है या नहीं है. कैसे पता चला? फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने? सेकंड लास्ट रो वाले. अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस. लास्ट रो समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या समझ में आया, समझाओ मुझे. ठीक है. यहां पे कितने दिन रह रहा है वो इंडिया में? 200 डेज. और प्रीवियस ईयर कौन सा चेक कर रहे हैं हम लोग? 15-16 या 14-15? 15-16, क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या है? 16-17. प्रीवियस ईयर 15-16. कितने दिन इंडिया में है? 200 डेज. तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? फर्स्ट बेसिक कंडीशन. जैसे ही फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई वो क्या बन गया? रेजिडेंट इन इंडिया. क्या सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करोगे? करने की जरूरत है? टाइम वेस्ट है. अगला क्वेश्चन करो. DQ6. What will be your answer if his stay in India during previous year 15-16 was 90 days? तो इस 200 को 90 डेज से रिप्लेस करो और कैलकुलेट करके बताओ. रेजिडेंट है, बाकियों को करने दो. तुम्हारा नाम क्या है? चितवन. बताओ. यस. हाउ? ठीक है. और अच्छा. नाउ व्हाट यू सेड
एनालाइज दैट, आई विल रिपीट योर वर्ड्स और सुन के बताना कि क्या तुमने ठीक बोला है गलत बोला है। तुमने पहले बोला दैट प्रीवियस 4 years ही वॉज इन इंडिया फॉर 365 days और मोर, एंड द प्रीवियस ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर। क्या कोई गलती है? क्या गलती है? इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि 2015-16 में कितने दिन चेक करने हैं? 60 days और मोर। और उसके पहले के 4 साल यानी 14-15, 13-14, 12-13 एंड 11-12, दीज आर द 4 years। इसका टोटल क्या बैठना चाहिए? 365 प्लस। समझ में आ रहा है? सेकेंड बेसिक कंडीशन के लिए कितने साल चेक करोगे? 5 years। Are you able to understand? This is the trick. Trick is that you have to, instead of 4 years, आप हमेशा आपको बोला जाएगा कि 4 years, मैं कहता हूं 5 years चेक करने। 1 साल चेक करना है, कितने दिन? 60 days और मोर, और बाकी के 4 साल 365 days और मोर। तो क्या ये टोटल 365 आ रहा है? मोर देन 365 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए? रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि फर्स्ट यहां पे 60 days और मोर है, इस केस में 365 days और मोर है, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया। दोनों बेसिक कंडीशंस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझाओ। इस इलस्ट्रेशन की दोनों बेसिक कंडीशंस जो हमने डिस्कस करी है, दोनों समझाओ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद? हम्म, ठीक है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर और उसके पहले वाले 4 साल में आप चेक क्या करोगे? वेदर ही इज इन इंडिया फॉर 365 days और मोर। क्या आप लोग समझे? सबको क्लियर है? ये तो हमने डिस्कस करा दैट रेजिडेंट प्रूफ करने की बेसिक कंडीशंस क्या है। इफ वन ऑफ एनी ऑफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आप उसे क्या बोलोगे? आर। ही विल बी कॉल्ड एज आर। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या कहलाएगा वो? अनार। ही विल बी कॉल्ड एज एन अनार। एनआर, नॉन रेजिडेंट, मतलब वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, ही इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन एक एप्लीकेबल ही नहीं है और जो एप्लीकेबल है वो सेटिस्फाई कर रही है। व्हाट आर दोज एक्सक्लूसिव केसेस? ये एक्सक्लूसिव केसेस पढ़ेंगे। मतलब नॉर्मल केसेस में आप दोनों बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे जो हमने अभी सीखा, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। दैट वन बेसिक कंडीशन विल हैव टू बी चेक्ड कंसिडरिंग the exceptional cases. तो come to the previous page. और दोनों पॉइंट्स के नीचे एक्सेप्शन देखिए। ओनली कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल, दैट इज टू नॉट चेक्ड। ब्लॉक बनाइए, नॉट चेक्ड। सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। कब? इन दीज टू एक्सेप्शनल केसेस। सो दीज आर एक्सेप्शंस। मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करोगे? बेसिक कंडीशन 1 एंड यू विल नॉट चेक बेसिक कंडीशन 2। यहां पे इंस्टीट्यूट गेम खेलता है, क्वेश्चन देगा इन केसेस से रिलेटेड और वहां पे सेटिस्फाई कर देगा सेकंड बेसिक कंडीशन, जो कि आपको चेक ही नहीं करनी है। आपको चेक क्या करना है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन। व्हाट आर दोज एक्सेप्शनल केसेस? रीड पॉइंट नंबर ए। इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया during the previous year. इंडियन सिटीजन, हमारे हर साल कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं? ब्रेन ड्रेन तो सुना होगा आप लोगों ने। कितने इंजीनियर्स होते हैं जो इंडिया के बाहर जाते हैं? बहुत होते हैं। वो सब क्या क्या करने जाते हैं बाहर? एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं। क्या वो इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देते हैं? सिटीजनशिप की बात हो रही है। सिटीजनशिप मिलती किसको है? पहली बात तो ये बताओ। बॉर्न इन इंडिया या अक्वायर्ड इन इंडिया? मतलब आप इंडिया आए, आपने इंडियन सिटीजनशिप ले ली।
इंडिया इज अ कंट्री दैट डज नॉट अलाउ फॉर डुअल सिटीजनशिप। क्या नहीं अलाउ करता है वो? डुअल सिटीजनशिप। आप दो कंट्रीज के सिटीजन नहीं हो सकते। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो एंड इफ यू टेक द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, देन ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी इंडियन सिटीजन। ये इंडियन सिटीजनशिप लॉ कहता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अक्षय कुमार कौन है? हीरो है, एयरलिफ्ट आई थी अभी। सो ही इज अ कनेडियन सिटीजन, वो कनाडा के सिटीजन है, ऑटोमेटिकली उनकी इंडियन सिटीजनशिप रिवोक हो चुकी है। इट हैज बीन रिवोक्ड। वो रिवोक हो जाती है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ इंडियन सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। आप दो कंट्रीज का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो जितने भी लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, दे कीप ऑन बीइंग इंडियन सिटीजन्स। वो इंडियन सिटीजन्स ही रहते हैं, क्योंकि वो बाहर की कंट्री में जाके उनकी सिटीजनशिप नहीं ले लेते। वो यूएस गए, यूएस के सिटीजन नहीं बन गए, वो है इंडियन सिटीजन ही। वो यूएस में सिर्फ काम करने गए। सो इफ दे कम बैक टू इंडिया, अगर वो इंडिया आते हैं इंडियन सिटीजन और इंडिया में आने के बाद कुछ इनकम जनरेट करते हैं, तो क्या उनकी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए इंडिया में? क्वेश्चन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बहुत साल पहले, मतलब 100 इयर्स बैक, 200 इयर्स बैक, क्या होता था? ब्रिटिश के पहले हमें कौन रूल करता था? फ्रेंच, उसके पहले डच, उसके पहले पोर्चुगीज। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। इतने 500 साल तक हमें यूरोपियन से रूल करा है, अंग्रेजों ने रूल करा है। तो वो इंडियंस को अपने स्लेव्स बना बना के बाहर ले जाते थे अपनी कंट्रीज में एज स्लेव्स। सो पीपल वर टेकन एज स्लेव्स इन देयर कंट्रीज। अब सोच के देखो, वो वहां गए, 40-50 साल स्लेवरी करी, उसके बाद वहीं बस गए, वापस आके क्या करेंगे? तो उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे अभी भी क्या है? वहीं पे हैं। देयर ग्रैंडफादर्स वर दे इंडियन सिटीजन्स। वो इंडियन सिटीजन्स रहे होंगे। सोच के देखो, उनको ब्रिटिशर्स ले गए वहां पे, ठीक है, तब वो इंडियन सिटीजन थे। जब वहां पे ले जाया गया, उसके बाद उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, तो बच्चों के बच्चों के जो दादाजी हैं, जो पहले गए होंगे, क्या वो इंडियन सिटीजन ही रहे होंगे? ऑब्वियसली। तो जो जो है ग्रैंड चाइल्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब कहीं ना कहीं उसकी रूट्स कहां पे आती हैं? इंडिया में ही आती हैं। सेकंड, जो इनकम टैक्स एक्ट, ये तो हमने एक मतलब समझा पीआईओ का। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पीआईओ का क्या मतलब है? देखिए, ब्रैकेट में देखिए, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही मतलब वो खुद, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि मम्मी पापा दोनों में से कोई भी, और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ मटर्नल एंड पैटर्नल, दादा दादी, नाना नानी, या सारे। सोचो, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स यानी कि पापा मम्मी, ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। टोटल कितने लोग हो गए? वो खुद, उसके पेरेंट्स, फादर मदर, और उनके पेरेंट्स, टोटल 7 पीपल। इन टोटालिटी अगर इन 7 लोगों में से कोई भी वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? पार्टीशन के पहले। अनडिवाइडेड इंडिया पे ब्लॉक बनाइए। तो आप लोग, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ मटर्नल एंड पैटर्नल। मटर्नल पैटर्नल मतलब समझ जानते हैं आप लोग? पैटर्नल मतलब पापा की साइड के, मटर्नल मतलब मम्मी की साइड के। तो दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, आप लोग खुद, टोटल 7 पीपल। सातों में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले, तो आप लोग क्या कहलाओगे? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। शॉर्ट फॉर्म लिखिए, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर आप लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हो, इफ यू आर कॉल्ड अ PIO, तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कौन सी कंडीशन चेक होगी? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड विल नॉट बी चेक्ड। तो यहां पे सारे 47 के बाद के बैठे हैं? या तो 47 के बाद के हो, या कोई पहले का भी है? पहले के हो? आप कब के हो? तुम कब के हो? 47 के बाद के हो? कब के हो? 97। तुम 50 साल बाद के हो। चलो बहुत बढ़िया। सो 50 इयर्स डाउन द लाइन, आप जब के भी हो, 47 के पहले हो, यू विल बी कॉल्ड एज अ PIO।
मतलब ईदर यू और योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, कोई सा भी सातों लोगों में से कोई भी एक इंसान अगर 47 के पहले पैदा हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या है? अगर कोई इस्लामाबाद में, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। इंडिया डिवाइड कब हुआ है? 14 अगस्त की शाम को। सो उस दौरान अगर कोई इस्लामाबाद में पैदा हुआ था, या पेशावर में पैदा हुआ था, या पाकिस्तान की किसी भी टेरिटरी में रावलपिंडी में पैदा हुआ था, तो उस टाइम के भी इंसान को आप लोग क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया पाकिस्तान में टूट गया 1947 में। बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था। यस अरे कुछ इतिहास वगैरह पढ़ा है तुम लोगों ने, और ये तो इतिहास भी नहीं है, ये तो 40 साल पुरानी चीज है। कब हुआ था डिवाइड? 1971, 1970 वॉर। तो अब उस वॉर के दौरान ढाका वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। ढाका इंडिया का पार्ट था। ढाका क्या है? कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, उसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, तभी आज की बंगाल को हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया का पार्ट है और उसके बाद वो डिवाइड हो गया, तो वाज ढाका आल्सो अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया? सोचो, अरे दिमाग पे जोर डालो। इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद और इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न इन रावलपिंडी और कराची, वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो 1947 के पहले, तो उस टाइम तो वो भी इंडिया था। तो आपको पता थोड़ी था कि आगे चल के इनकम टैक्स एक्ट पीआईओ को एक्सक्लूड कर देगा। इनकम टैक्स एक्ट ने तो क्या देखा कि अनडिवाइडेड इंडिया में ऑटोमेटिकली अगर कोई बॉर्न हुआ है, वेदर इन पाकिस्तान टेरिटरी, प्रेजेंट पाकिस्तान टेरिटरी, इंडिया टेरिटरी, तो ऑटोमेटिकली हम उसे पीआईओ मानेंगे। और अगर वो पीआईओ हो तो हम लोग बेसिक कंडीशन फर्स्ट चेक करेंगे। क्या ये चीज बांग्लादेश पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? भाई वो भी तो इंडिया का पार्टी था, बाद में तो सेपरेट हुआ है, वो अलग बात है, वो 1971 में सेपरेट हुआ है। यस हम उसे भी चेक करेंगे। तो ये कंडीशन ये कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रैक्टिस मैनुअल में दे रखा है। तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दैट ढाका के ऊपर भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। सो इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और इफ यू आर अ पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कोई पीआईओ है, कोई ग्रैंडफादर 1940 के जमाने के ग्रैंडफादर है, ऑटोमेटिकली उनके बच्चे माइग्रेट कर गए यूएस, और उन बच्चों के बच्चे हो गए, वो इंडिया आ रहे हैं अब 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए हॉलिडे पे, तो उस बच्चे को क्या बोलोगे आप लोग? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि उसके ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ही विल बी कॉल्ड अ पीआईओ। और अगर वो इंसान पीआईओ होता है तो उसके केस में क्या चेक करना है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड चेक नहीं करनी है। दिस इज पॉइंट नंबर ए। नहीं, इंडियन सिटीजनशिप नहीं, उसमें तो सिर्फ आपको ओरिजिन चेक करना है। भाई दोनों चीजें अलग अलग क्यों लिखी हुई है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इंसान हो सकता है। अगर वो इंडियन सिटीजन है मतलब वो खुद ही पैदा हुआ होगा इंडिया में। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है मतलब वो खुद इंडिया में पैदा नहीं हुआ, बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडिया में बॉर्न हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए भी आप टैक्सेबिलिटी करोगे, क्योंकि वो इंडिया में आके हो सकता है कुछ इनकम जनरेट करे। अगर वो इंडिया में आके इनकम जनरेट करता है, सो यू हैव टू लुक इनटू द बेसिक कंडीशन, और ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे आप स्टेटस प्रूव करके टैक्सेबिलिटी कर दोगे। बट एग्जेम्पशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है, दोनों चेक नहीं करनी है। फर्स्ट एक्सेप्शन। सब 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 बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो। पॉइंट नंबर बी, इफ इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया पे ब्लॉक बनाइए। वो बाहर नौकरी करने जाता है, ही गोज आउट फॉर, क्यों जाता है बाहर? फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पसेस से बाहर जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या जा रहा है? वो शॉर्ट टर्म जा रहा होगा, लॉन्ग टर्म जा रहा होगा? लॉन्ग टर्म जा रहा होगा। तो मान लीजिए कि वो सितंबर के महीने में अब्रॉड गया, सितंबर तक वो इंडिया में ही था। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है और वो 1 सितंबर को इंडिया के बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के पर्पसेस से, तो क्या उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा? जितने टाइम इंडिया में था उतना तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अप्रैल से लेके अगस्त तक इंडिया में था, 1 अप्रैल से 31 अगस्त, तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त आप लोग क्या चेक करेंगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, और टैक्सेबिलिटी डिटरमिन करेंगे। इफ ही इज गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट,
और एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के लिए नौकरी करने जा रहे हो, ये तो है ही, दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके सिवा इवन इफ ही इज गोइंग आउट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर वो खुद का भी बिजनेस करने जा रहा है, तो भी आप क्या करोगे? आप बेसिक कंडीशन वन ही चेक करोगे। यू विल ओनली चेक द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो पहला केस हमने पढ़ा, इंडियन सिटीजन और पीआईओ विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा? ही इज गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, एंड आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू और स्टाफ ऑफ एन इंडियन शिप एज पर इंडियन शिपिंग एक्ट। क्रू क्या होता है? व्हाट इज क्रू? क्रो सुना है आप लोगों ने? क्रो क्या होता है? कौआ। तो क्रो क्या है? सिंगुलर। क्रू हो जाता है प्लूरल। समझ रहे आप लोग? नहीं, नहीं समझे? अरे क्रू क्या होता है? ग्रुप में जाते हैं, शिप के अंदर जितने भी लोग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रू। सो इफ यू आर गोइंग आउट एज अ क्रू ऑफ अ शिप, मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी समझते हैं आप लोग? क्या होता है मर्चेंट नेवी? व्हाट इज मर्चेंट नेवी? डिफेंस। नहीं, डिफेंस वाले शिप्स तो दूसरे होते हैं, वो तो इंडिया के आसपास घूमते रहते हैं। मर्चेंट नेवी वाले शिप्स वो होते हैं जो नेविगेशन करते हैं, तो जाके ढूंढते हैं सी में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंडिया को किन किन कंट्रीज से खतरा है सी के थ्रू, क्योंकि इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है। तो ये सब मर्चेंट नेवी वाले लोग करते हैं। तो मर्चेंट नेवी के जो लोग होते हैं वो शिप पे 6-6 महीने रहते हैं, 6 महीने शिप पे रहते हैं, 9 महीने शिप पे रहते हैं, 11 महीने शिप पे ही रहते हैं वो। अब 11 महीने तक एक क्रू का जो मेंबर है वो शिप पे बैठा हुआ है, उसकी इनकम क्रेडिट हो रही है उसके अकाउंट में। अब वो वहां से शिप से कूद के तो आएगा नहीं इंडिया खर्चा करने के लिए, लेकिन उसकी इनकम पे टैक्स लग जाएगा बेचारे की। तो ऑटोमेटिकली उसको हमने एग्जेम्पशन क्या दे रखा है कि जो लोग क्रू क्रू के तौर पे शिप पे जाते हैं, क्रू के तौर पे, उनके लिए क्या होता है? सेकंड बेसिक कंडीशन हमने हटा रखी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है। बहुत ही टास्किंग जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब है, 10 महीने 11 महीने शिप पे रहना। आप समझ सकते हो? 11 महीने एक शिप पे बैठे हुए हो आप, शिप खड़ा हुआ है, वहां पे नेविगेशन हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली वो जितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, तो उनको एक क्या बेनिफिट दिया है हमने कि आपका टैक्स बच सकता है। आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करो। सो दिस इज एज अ मेंबर ऑफ क्रू और स्टाफ अंडर इंडियन शिपिंग एक्ट। तो ये 3 स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हैं? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करते। तीनों केसेस रिपीट करिए। फर्स्ट केस क्या है? इंडियन सिटीजन और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब वो सिटीजन है या वो पीआईओ है और वो इंडिया आ रहा है पिछले साल में। अगर वो इंडिया आ रहा है तो आप क्या डिटरमिन करोगे? किस बेसिस पे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन। सेकंड केस बताओ। इफ ही गोज आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो खुद का बिजनेस करने भी जा रहा हो तो भी आप क्या चेक करेंगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और थर्ड केस क्या है? इफ ही गोज आउट एज अ मेंबर ऑफ क्रू और स्टाफ ऑफ इंडियन शिप और इंडियन शिपिंग एक्ट। तीनों केसेस याद रखेंगे। इन तीनों केसेस में क्या एक्सक्लूसिव है? दैट इन दीज केसेस क्या चेक होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अब हम लोग अगर ये बोलते हैं a person of Indian origin if he or either of his parents were born in undivided India, इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंडिया की डेफिनेशन में आज प्रेजेंट डे इंडिया में क्या क्या आता है? इंडिया की लैंड जो हमें दिख रही है, इंडिया की हवा जो लैंड के ऊपर हवा चलती है, इंडिया का पानी, क्या अरेबियन सी पूरी इंडिया की है? क्या अरेबियन सी के साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया की है? इंडियन ओशन का तो नाम ही इंडियन ओशन है, तो वो पूरा इंडिया को ही बिलोंग करता होगा? सोचो। नहीं। क्यों? अंडमान एंड निकोबार बाहर है बिल्कुल, वो इंडिया को बिलोंग करता है। इंडिया की डेफिनेशन में आता क्या है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें यही नहीं पता इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। सो आज सीखते हैं इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। एज पर सेक्शन 225A, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी का मतलब क्या है? जो बाउंड्री हमें दिखती है प्लस जो बाउंड्री आगे लिखी हुई है, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है? एज पर मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरिटाइम का मतलब होता है कोई भी चीज मरीन, पानी से रिलेटेड। टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूड द फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। तो अगर इंडिया का बाउंड्री जो है वो ये है, ये दिस इज इंडिया, सदर्न इंडिया, क्योंकि यहीं पे पानी है, तो इसके फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स क्या कहलाएंगे? टेरिटोरियल वाटर्स।
नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स रफली, 1.8 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब है तकरीबन 23 किलोमीटर्स। 23 किलोमीटर्स वो इंडिया की एक्सक्लूसिव टेरिटरी है। मतलब कोस्ट से, इस कोस्ट से आंध्र प्रदेश या कर्नाटका या गोवा की कोस्ट से 23 किलोमीटर पूरी की पूरी इंडिया की अथॉरिटी है। इंडिया की अथॉरिटी यहां तक है कि मतलब उसका सी बेड, इस सी के अंदर जो जमीन है, जमीन के अंदर आपको पता है रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑयल मिलता है, गैस मिलती है, वो भी पूरा इंडिया का है। सब सॉइल, उसकी मिट्टी पूरी इंडिया की है। अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये अगला 12 नॉटिकल माइल ये भी इंडिया का है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये शुरू से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, 200 नॉटिकल माइल्स। तो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और शुरू से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स याद रखना है, ओनली एंड ओनली टेरिटोरियल वाटर्स। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो कहां तक एक्सटेंड करती है? 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स, याद रखेंगे आप लोग, ओनली दिस मच। तो नोट्स देख लीजिए, बेसिक नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बेसिक कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ओनली ए एंड बी आर चेक्ड, ये हमने देख लिया। ए और बी क्या है जो यहां पे ऊपर दे रखा है, दिस इज ए और बी। If neither A nor B are satisfied, then second basic condition is applicable. Mark it important, 5 star. तो अगर A ना कि ना A ना B are satisfied, तो second basic condition क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकेंड बेसिक कंडीशन विल ऑटोमेटिकली बी एप्लीकेबल। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी कब नहीं देखी जाती है? अगर ए या बी में से कोई भी चीज हो। हमने इसको तीन केसेस में डिवाइड करा है, तीनों केसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट केस क्या है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकंड केस क्या है? एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर जाता है। थर्ड केस क्रू, मेंबर ऑफ क्रू, मेंबर ऑफ क्रू। सेकंड बुलेट पॉइंट देखिए, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड इफ एनी पर्सन इज बोर्न इन इंडिया और स्पाउस इज इंडियन सिटीजन और अदर कंडीशंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट आर सैटिस्फाइड। मतलब या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, या आपकी वाइफ या कोई भी स्पाउस इंडियन है, वो इंडियन है तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, या जैसे कि नॉर्मल प्रोसीजर से इंडियन सिटीजनशिप ली जाती है उससे आओ, वो सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए भी वो बाहर जाता है तो भी हम उसे किस में इंक्लूड करेंगे? एम्प्लॉयमेंट में ही इंक्लूड करेंगे। और उसके लिए भी हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन। इज दैट क्लियर? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने अभी तक समझा है। शुरू से लेकर रिपीट करेंगे। सेक्शन 6 के तहत रेजिडेंट और एन इंडिविजुअल इज प्रूव टू बी रेजिडेंट इन इंडिया if both or any one of both, any one of two basic conditions is satisfied. First basic condition क्या कहती है? If individual is in India for 182 days or more, और या second basic condition क्या है? 60 days or more during previous year and, और नहीं and, how many days? 365 days or more during 4 years immediately preceding previous year. प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल वो कितने कितने दिन होना चाहिए? 365 दिन। इसमें एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर 3 एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन और पीआईओ जो कि इंडिया को विजिट करता है प्रीवियस ईयर में। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, तो जितने भी दिन वो इंडिया में रहा है उसके बेसिस पे स्टेटस या रेजिडेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और थर्ड क्या है? क्रू, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिपिंग एक्ट, अगर वो क्रू का मेंबर के होके बाहर जाता है तो उसमें क्या फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सो इन ऑल 3 केसेस हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन। पीआईओ कौन होता है? हु इज अ पीआईओ? अरे कहां तुम इतना हो गए, एक एक करके बोलो, सुर में बोलो सारे। ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वो खुद, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, टोटल 7 लोग। सातों में से कोई भी एक इंसान अगर अनडिवाइडेड इंडिया में सिर्फ पैदा ही हुआ होता तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल दोगे उस इंसान को?
इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया विजिट करता है किसी भी साल में, तो उसका स्टेटस कैसे डिटरमिन होगा? ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन। चितवन, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे आगे क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ग्रैंडफादर तो इंडियन है ना। तो मैं बार बार ये तो कह रहा हूं कि सातों में से कोई भी एक इंसान अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल सकते हो? दैट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हो सकता है उसके दादा इंडिया के थे, उसकी दादी पाकिस्तान की थी, तो उसमें भी एक तो इंसान इंडिया का ही है ना। समझ रहे हो? क्लियर है? आई विल एक्सप्लेन दैट केस, डोंट वरी। यस, प्लीज कम टू द नेक्स्ट पेज। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ अगस्त 2015 को कोई इंडिया से बाहर गया, ठीक है? 31 दिसंबर को वो इंडिया में वापस आ गया। 1 अगस्त को गया, 31 दिसंबर को वापस आ गया। उसके बाद 1 अप्रैल को दोबारा गया, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, ऑफिस में अपना नाम लिखवा के जाना, ठीक है? सो 1 अगस्त को वो इंडिया के बाहर जाता है, 31 दिसंबर को वो वापस इंडिया आ जाता है, और 31 मार्च को दोबारा वो इंडिया के बाहर जाता है। तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर 15-16 में उस असेसी को उस असेसी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए बोला जाता है, कैसे डिटरमिन करोगे? बेसिक कंडीशन में आपको डेज निकालने हैं, 182 डेज और मोर। वो कब बाहर गया था इंडिया के? 1 अगस्त आया कब? 31 दिसंबर, और फिर से बाहर कब गया? 31 मार्च। तो जिस दिन वो जाता है और जिस दिन आता है, क्या वो दोनों दिन भी इंक्लूड होंगे? वो इंक्लूड होंगे 182 की कैलकुलेशन में? शुड दे बी इंक्लूडेड और शुड दे बी एक्सक्लूडेड, इज अगेन अ क्वेश्चन। अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 अगस्त रात को 11 बजे वो इंडिया के बाहर जाता है, 12 बजे तो दिन ही खत्म हो जाता है, मतलब वो 23 घंटे इंडिया में था, 11 बजे वो टेक ऑफ कर गया, तो वो दिन 1 अगस्त का दिन इंक्लूड होगा। और अगर वो सुबह 6 बजे टेक ऑफ करा, तब भी होगा, और रात को 1 बजे टेक ऑफ करा था वो, तब भी होगा, तब तो वो इंडिया में एक ही घंटे रहा है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इसकी इसकी वजह से अगर आपको टाइम ना पता हो, टाइम ऑफ डिपार्चर एंड टाइम ऑफ अराइवल, तो आप डेज के बेसिस पे देखते हो। तो नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट नोट देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटर्मिन्ड फॉर एवरी ईयर सेपरेटली। सेपरेटली पे ब्लॉक बनाइए। अगर 2015-16 में सचिन तेंदुलकर इंडिया के बाहर रहा है फॉर 300 डेज, तो 2015-16 में आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से डिटर्मिन करोगे। 2016-17 में क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, तो वो इंडिया में रहता है फॉर फॉर 365 डेज, तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटर्मिन होगा? इस साल का अलग होगा, अगले पिछले साल का अलग होगा। एवरी ईयर इट हैज टू बी डिटर्मिन्ड सेपरेटली, बिकॉज हर साल के डायनामिक्स अलग हो सकते हैं, हर साल का स्टे अलग 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 हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसी के बेसिस पे कैसे डिटर्मिन होता है फॉर एवरी ईयर सेपरेटली। सेकेंड नोट देखिए, there is no condition that individuals should stay regularly at one place in India। रेगुलरली पे ब्लॉक बनाइए। जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह बैठा रहे। वो 6 महीने दिल्ली हो सकता है, 3 महीने बॉम्बे हो सकता है, 3 महीने चेन्नई हो सकता है। एज लॉन्ग एज ही इज इन द बाउंड्री टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब तक वो इस इंडिया की डेफिनेशन को मीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसका स्टे क्या माना जाएगा? इंडिया के अंदर माना जाएगा, और दोनों बेसिक कंडीशंस वैसे ही अप्लाई करेंगी। तो जरूरी नहीं है कि वो सारा टाइम एक ही जगह पे बैठा रहे। इंडिविजुअली स्टेटस, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी एट वन प्लेस ओनली। थर्ड, India includes territorial waters, that is 12 nautical miles into the sea from Indian coastline of India. Therefore, staying a ship or boat moored in territorial waters shall be included। तो कोई इंसान 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर अगर बोट में बैठा हुआ है और वो कोई इनकम कमा रहा है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स तो इंडिया का ही पार्ट है। सो अगर कोई शिप में है और शिप 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर ही अंदर घूम रही है, वहां पे एक नाई है, बाबर है, ठीक है, वो बाल काट रहा है किसी के, वो इनकम जनरेट करता है बाल काटने की, तो उसको अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा?
Yes, because he's earning income within the टेरिटरी ऑफ इंडिया. वो इंडिया की टेरिटरी है जहां पे वो इनकम कमा रहा है, टेरिटोरियल वाटर्स. और यही वो 12 नॉटिकल माइल के बाहर चला जाएगा तो उसकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, या इंडिया में टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टे इन इंडिया. आप समझ रहे हैं कि वो आर है या नहीं है. अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही घूम रहा है तो वो डेफिनेटली जितने भी दिन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है वो किस में इंक्लूड होंगे, विद इन रेजिडेंट. वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया. समझ रहे हैं आप लोग. सो दिस इज द थर्ड नोट. ये नीचे नॉटिकल माइल का डिफरेंट डिस्टेंस लिखा हुआ है. नेक्स्ट नोट देखिए, वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज, 5 स्टार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे पक्का, इस पे इस बार भी क्वेश्चन आया है नवंबर 2015 में. हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस पे 4 मार्क्स और 8 मार्क्स यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन. So while counting the number of days of stay in India, the day of arrival as well as day of departure are included for stay in India. Day of arrival और day of departure दोनों ही include करेंगे. Included पे block बना लीजिए for stay in India. Day of arrival और day of departure तभी include करेंगे अगर हमें time of arrival या time of departure नहीं पता है. अगर हमें time of arrival या departure पता है तो हम लोग time के हिसाब से compute करेंगे. But if you are not given the time, if you are only given the day, तो जिस साल से वो हिंदुस्तान से जाता है, क्या वो दिन आप 182 डेज की कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? यस. जिस साल वो इंडिया आता है वो भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? यस. सो डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल both will be included in calculation in both the basic conditions. Is that understood to each one of you? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये तो डेज की बात है, यहां हमें टाइम गिवन नहीं है. लेकिन पीरियड ऑफ 24 आवर्स इज टेकन टू बी 1 डे. 24 घंटे. यानी कि अगर हमें टाइम दिया हो तो हम क्या करेंगे, देखो. बट इफ एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल इज नॉट नोन, देन द डे ऑफ अराइवल शैल बी टेकन एज कंप्लीट डे. सिमिलरली इफ टाइम ऑफ डिपार्चर इज नॉट नोन, इट शैल बी टेकन एज कंप्लीट डे. कंप्लीट डे लिया जाएगा अगर टाइम नोन नहीं है. लेकिन अगर टाइम नोन है तो आप पूरा का पूरा वो टाइम इंक्लूड करोगे. अगर वो रात को 11 बजे डिपार्ट करता है, रात को 11 बजे डिपार्ट करता है तो वो 23 घंटे इंडिया में रहा है. और मान लीजिए वो जब वापस आता है उसका अराइवल का जो टाइम है वो अगर इंक्लूड होगा तो उसमें भी आप नंबर ऑफ आवर्स गिनोगे. अगर नंबर ऑफ आवर्स मिला के 24 घंटे होते हैं तो वो 24 घंटे देखा जाएगा कि इंडिया में था कि इंडिया के बाहर था. अगर इंडिया में था तो 182 की कैलकुलेशन में आ जाएगा, अगर बाहर था तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा. अगर टाइम गिवन हो तो आप लोग आवर्स के बेसिस पे कंप्यूट करेंगे. क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो अ नोट. लास्ट नोट देखिए, द रेजिडेंस हैज नो रिलेशन विद सिटीजनशिप, place of birth or domicile. Hence, a person can be resident in India even if he is not an Indian citizen. Mark it important. A person can be resident in India पे block बनाओ, even if he is not an Indian citizen. Not an Indian citizen पे block बनाइए. हमने कहीं पे भी दोनों बेसिक कंडीशंस में सिटीजनशिप की बात नहीं करी. हमने बात किसकी करी है? रेजिडेंट की. तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आईपीएल का, फॉरेन क्रिकेटर्स इंडिया आते हैं, इंडिया में क्रिकेट मैच खेलते हैं, इंडिया आईपीएल बीसीसीआई से इनकम जनरेट करते हैं. तो जो भी उनकी इनकम होती है, क्या उनको उस इनकम पे टैक्स देना है? इंडिया में देना चाहिए, देना चाहिए इंडिया में टैक्स. कैसे डिटरमिन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. रेजिडेंशियल स्टेटस ये थोड़ी बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए चेक करोगे. वो तो ये बोलता है कि जो कोई भी इंडिया में कमा रहा है या इंडिया में रह रहा है उसके लिए आप कंप्यूट करोगे. सो इफ अ फॉरेनर इज कमिंग इनटू इंडिया, ही इज वर्किंग इन इंडिया, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या डिटरमिन होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस. अगर वो दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगा दोगे? यस, यू विल टैक्स हिज इनकम इन इंडिया. क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट है इंडिया में. अगर आप किसी की और कंट्री में जाओ, वहां पे जाके इनकम कमाओ, तो वहां की आपने सर्विसेज यूज करी है, यू हैव यूज्ड द सर्विसेज ऑफ दैट कंट्री, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी पेइंग टैक्सेस टू दैट गवर्नमेंट. सो दिस इज व्हाई वी आर नॉट सीइंग द सिटीजनशिप. अगर कोई फॉरेनर भी है और अगर वो 200 दिन इंडिया में रहता है और इंडिया में इनकम भी जनरेट करता है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑटोमेटिकली आपको उसी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है. ये सब पे अप्लाई होता है. अब आपका फॉलोइंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब वो वापस जाएगा अपनी कंट्री में तो ऑटोमेटिकली उसकी गवर्नमेंट भी टैक्स मांगेगी उससे. अगर उसकी गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगती है तो वो बेचारा 2 कंट्रीज में टैक्स पे करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी इनकम लेके बाहर जाएगा. कोई भी क्रिकेटर है 300 दिन क्रिकेट खेलता है यहां वहां घूम घूम के, इनकम सारी कहां लेकर आता है? अपनी कंट्री में लेकर आता है. तो क्या ये वाली गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी उससे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, ऑल ऑफ द 2 कंट्रीज, जिसका नाम होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA.
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये चीज आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, डीटी में पढ़ेंगे, सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में। तो वहां पे डीटी डबल ए के तहत ये चीज डिटर्मिन होती है दैट इफ अ पर्सन हैज पेड टैक्सेस इन सम अदर कंट्री, तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर किसी असेसी ने इंडिया में टैक्स पे करा है तो वो अपनी कंट्री में जाके टैक्स नहीं पे करेगा। अगर कोई इंडियन बाहर से इनकम कमा के बाहरी टैक्स पे करके आया है तो उससे इंडियन गवर्नमेंट दोबारा टैक्स नहीं मांगेगी। दैट इज वाया द DTAA अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन दोनों के बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं दैट रेजिडेंट इन इंडिया, सिटीजन इन इंडिया, सिटीजन इन इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, इवन इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ऑल्सो ही कैन बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट पेज पे आइए। In other words, an individual can be resident in more than one country, although he can have citizenship of only one country as per Indian law. तो Indian law allows only for single citizenship, it does not allow for dual citizenship. तो automatically क्या होगा कि आप उसे एक ही उसमें सिटीजन मानोगे, लेकिन टैक्सेबिलिटी लगाने के लिए आप उसे क्या प्रूफ करोगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बी वेरी वेरी क्लियर, सिटीजन और रेजिडेंट अलग है। रेजिडेंट हैपेंस ओनली थ्रू इनकम टैक्स एक्ट। सिटीजनशिप हैपेंस वेदर यू आर नेचुरली बोर्न, या आपका स्पाउस इंडियन सिटीजन है, या आपने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा हुआ है, वो सब दूसरी चीजें हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं। टैक्सेबिलिटी किसके तहत देखी जाती है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। And the last note is, in case of leap year 2004, 2008, 2012, there will be 29 days in a month of the month of February. ये आप लोग जानते ही हैं. So this is in the case of leap year. तो ये है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ आर और अनआर। सो इफ एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड, अगर दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा? ही विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो नॉन रेजिडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ही इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन इंडिया। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन नॉन रेजिडेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही कंडीशंस को आपको अनसैटिस्फाई करना पड़ेगा या फेल करना पड़ेगा। क्लियर है? सेक्शन 6। एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार ही प्रूव हो गया कि एक बंदा रेजिडेंट है। मान लो एक फॉरेनर एक इंडिया आता है, ठीक है, एक साल वो इंडिया में 300 दिन रहा, एक फॉरेनर, तो ऑटोमेटिकली इस साल वो रेजिडेंट हो गया। कौन सी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करी? फर्स्ट 182 डेज और मोर, वो इंडियन सिटीजन हो गया, इंडियन रेजिडेंट हो गया, सिटीजन नहीं रेजिडेंट हो गया। इस साल तो उसने इंडिया में टैक्स पे करा है, अगले साल वो वापस अपनी कंट्री में चला जाता है, तो अगले साल तो वो इंडिया में है नहीं, तो इंडिया में टैक्स पे करेगा नहीं। इन दैट केस इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इट डाइवर्सिफाइज। अगर कोई रेजिडेंट है तो वो ये प्रूफ करता है कि क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। मतलब क्या वो ऑर्डिनरीली इंडिया में ही रहता है, हर साल इंडिया में ही रहता है, जैसे कि हम बचपन से इंडिया में ही रह रहे हैं, आगे भी इंडिया में ही रहेंगे, या वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए रेजिडेंट प्रूव हुआ था, आगे पिछले सालों में ही इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो इस बेसिस पे कुछ एडिशनल कंडीशंस आती हैं बेसिक कंडीशंस के बाद। आप लोग समझ रहे हैं? सबसे पहले आपने बेसिक कंडीशंस के बेसिस पे सैटिस्फाई कर लिया, फर्स्ट या सेकंड बेसिक कंडीशन जो भी सैटिस्फाई हुई, दैट पर्सन हैज बिकम हुम, वो क्या हो गया? रेजिडेंट इन इंडिया। और जैसे ही वो रेजिडेंट इन इंडिया प्रूव होता है, आप लोग क्या चेक करते हो? एडिशनल कंडीशंस चेक करते हो। यू हैव टू चेक एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी चेक करी जाती है इफ अ पर्सन इज प्रूवन टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो एडिशनल कंडीशंस तक बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इन दैट केस यू डोंट हैव टू प्रूव that whether the person is ordinarily resident or not ordinarily resident. So in this case, देखिए, he must satisfy at least one of the basic conditions as given below. तो अगर उसने दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो कौन बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। रेजिडेंट के आगे आप लोग क्या प्रूफ करना चाहते हो? नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब डिविजन्स ऑफ रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के ही केस में एडिशनल कंडीशंस दी जाती है। वो एडिशनल कंडीशंस क्या है? That he must satisfy either one or both the additional conditions given under section 6 subsection 6. तो ये दोनों additional conditions क्या है? This we have to understand. दोनों ही cases में he will be proven to be a resident in India plus a resident and ordinarily resident in India or a resident and not ordinarily resident in India. Both of these additional conditions, they are checked only if he is proven to be a resident of India. समझ रहे हैं आप लोग? बिफोर वी अंडरस्टैंड एडिशनल कंडीशंस, गो थ्रू द एंटायर सेक्शन 6 व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। गो थ्रू करो।
Mhm. Then you will compute the period of 24 hours. So in that case, you will compute for how many hours was in India on the date of departure and the date of arrival. That total time, if it comes out to be more than 24 hours, one day will be included in the calculation of basic condition, 182 days or 60 days. Hmm. Yes. So 2 hours not included. That both those days are not included. So if the period of 24 hours is crossed, पूरे 24 घंटे अगर वो क्रॉस करता है तो entire one day will be taken. Even if it is 23 hours, you can't take an entire day, right? 24 or more, yes. 24 hours constitutes one day. Come to page number 10. DQ7 solve करो. क्या आप लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? यस? समझ में आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन? सॉल्व कर पाओगे? डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन करिए जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया. समझ पा रहे हो तुम? पक्का? बताओ फर्स्ट आंसर क्या है? क्यों? अच्छा चलो. Are you able to solve? How are you? May? Both groups? अच्छा, you have cleared the second group. Okay, result is pending.
दोनों क्वेश्चंस हो गए? डन बोथ क्वेश्चंस? चितवन, दोनों क्वेश्चंस हो गए? कौन सा नहीं हुआ? फर्स्ट हो गया? चलो फटाफट करो। गौरी शंकर, कहाँ हो? कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस? कहाँ तक पहुंचे? एंड तक? सेवेंथ? करो। चिराग, कौन सा? एट्थ क्वेश्चन, करो। All of you have recently cleared CPT this attempt? All of you are students of AVJ classes? Which of you are not? अच्छा, ओके। तो कहाँ से आपको, where did you learn about our classes from? Pamphlets, SMS, website? Pamphlet? Friends? कौन सा friend है तुम्हारा? कौन? अच्छा, CPT के लिए। ओके, ओके, यस, एंड यू? चलिए डिस्कस करते हैं DQ7। शकीरा इज अ फॉरेन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन मीन्स ऑटोमेटिकली शी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, बट इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज वी ओनली नीड अ पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑन इंडिया और नॉन रेजिडेंट। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि वो फॉरेन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है। ये समझ रहे हैं आप लोग? सिंस 1981 शी कम्स टू इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज। 1981 से हर साल वो 105 दिन के लिए इंडिया आती है। So find out the residential status of Shakira for assessment year 2016-17। 16-17 के लिए जज करिए if Shakira is not a person of Indian origin। वो PIO नहीं है। अगर वो PIO नहीं है और वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? डज दैट मेक अ डिफरेंस? रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए उसका PIO होना या ना होना कोई मैटर करता है? सोचिए, वो PIO नहीं है। अगर ये चीज ना लिखी होती, अगर सिर्फ ये लिखा होता दैट डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ शकीरा, तो कैसे करते? बेसिक कंडीशंस देखते। पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्यों? 182 डेज और मोर है, और यहां ये कितने दिनों के लिए इंडिया में है? 105। सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आउटराइट हो रही है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स। तो 105 दिन के लिए वो 4 साल के लिए आई। 105 इंटू 4 कितना होता है? 420। 365 से ज्यादा है। सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो शकीरा क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया। शकीरा इज नॉट अ PIO। शी इज नॉट अ PIO। अगर ये PIO होती तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, फर्स्ट सेटिस्फाई हो नहीं रही, तो ये क्या हो जाती? नॉन रेजिडेंट। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉट अ PIO। मतलब एक नॉर्मल सिटीजन है। PIO नहीं है तो नॉर्मल है, फॉरेन सिटीजन है, वो आ रही है इंडिया। तो उस केस में ये क्या प्रूव हो जाएगी? आर या अनार? आर। गलती पता लगी अपनी? क्या गलती थी? नॉट नहीं देखा तुमने? हाँ बोलो। यू हैव टू गो another 10 minutes. If you have to go before 10 minutes, you can. Okay.
So first case, she is not a person of Indian origin. Second, Shakira was born in Lahore on 8th of March 1940. बताओ जी, ये अलग केस है. 1947 के पहले पैदा हुई है. अनडिवाइडेड इंडिया में लाहौर वाज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था. तो इस केस में क्या चेक करेंगे? ये क्या पीआईओ कहलाएगी इसमें? एशिया पीआईओ. तो वो पीआईओ हो गई तो क्या चेक करेंगे? फर्स्ट या सेकंड या दोनों? फर्स्ट. तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? एनआर, नॉन रेजिडेंट. थर्ड, ग्रैंड मदर ऑफ शकीरा वॉज बोर्न नियर ढाका इन 1870. ढाका कहां है? कब हुआ था पार्टीशन? 47 में तो पाकिस्तान वाला हुआ था. यस, 71 में हुआ था. तो वो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर उसके पहले की है. अगर ग्रैंड मदर उसके पहले की है तो आप अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो गए. यस. क्या चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन. सेकंड नहीं चेक करेंगे. फर्स्ट सेटिस्फाई हो नहीं रही तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? शकीरा वॉज बोर्न इन पूना इन 1941. पूना तो इंडिया का ही पार्ट है. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेजिडेंट. रेजिडेंट हो जाएगा. क्यों? अरे पूना में, पूना इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है. तो इसमें क्या सेकंड बेसिक कंडीशन चेक होती है? नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ क्या चेक होता है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन. चितवन, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं हो तो गया, पर बोलो. बताओ कि तुम्हारा हो गया है. जोर जोर से बोलो. अब DQ8 पे आते हैं. साइरस. साइरस, a citizen of India, is an export manager of Mistry Overseas Limited, an Indian company since 1st of May 2010. Mistry Overseas Indian company है और साइरस citizen of India है. He has been regularly visiting Germany for export promotion. Germany जाता है ये. He spent the following days in Germany during the last 5 years. Number of days spent in Germany दे रखा है. Previous year ended दे रखा है 2012 से लेके 2016 तक. So determine his residential status for assessment year 2016-17, assuming that prior to 1st May 2011 he had never travelled abroad. तो 2011, 1 मई 2011 के पहले वो कभी अब्रॉड नहीं गया था. उसके बाद वो जर्मनी जाता है इन सब दिनों के लिए. तो अब आप बताओ कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? कैसे प्रूव करोगे? यहां पे क्या लिखा है? जर्मनी. तो इन डेज को एड अप कर दोगे? किसको एड अप करोगे? 31st of March 2016, 295 डेज. मोर देन 182 डेज है. तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गया ये. एक सेकेंड. मोर देन 182 डेज है तो ये हो गया. अरे फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है. 295 डेज. किस किसने रेजिडेंट लिखा है? किस किसने रेजिडेंट लिखा है? अरे हाथ उठाओ बड़ा. और भी होंगे, और भी होंगे. फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रेजिडेंट हो गया. क्या यही होगा? क्या होगा? अरे नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन जर्मनी है. हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन इंडिया. तो क्या करोगे तुम इसका? 365 माइनस 295. तो तुमने माइनस करा? कहां करा? तुमने तो अपना हाथ उठाया था. नहीं, अल्टीमेटली की बात छोड़ो. मैं फर्स्ट बेसिक कंडीशन के बेसिस पे पूछ रहा हूं. उस पे नहीं होगा. बाकी सेकंड बेसिक कंडीशन आप यहां पे कैलकुलेट करिए. 365 माइनस ऑल दिस एंड देन यू एड अप. तब आप एड अप कर दो फर्स्ट और सेकंड बेसिक कंडीशन. बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है. हाँ, लीप ईयर करो आप. लीप ईयर क्या होगा? 29 डेज हो गया तो 366 कर दो. 366 माइनस 295. 2012 भी लीप ईयर है. 366 माइनस 320. बिल्कुल आप लीप ईयर भी कंसिडर करोगे. नहीं, 2012 भी लीप ईयर है ना. क्यों भाई? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का? गौरी शंकर, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन ठीक हुआ तुम्हारा? क्यों, क्या गलत कर दिया? माइनस नहीं किए. नंबर ऑफ डेज इन जर्मनी. चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, अगला क्वेश्चन करिए. हाँ जी. हाँ, इंडियन सिटीजन है, ठीक है. तुम इंडियन सिटीजन हो. इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, तब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. ये इंडियन सिटीजन, ये तो इंडिया में ही रहता है. उल्टा ये तो इंडिया के बाहर जाता है.
ध्यान से देखो, एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। सो कोई इंडियन सिटीजन जो है वो इंडिया के बाहर कनाडा में रह रहा है 20 साल से, 21वें साल वो 200 दिन के लिए इंडिया आ जाता है, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इंडियन सिटीजन जो इंडिया में, अब तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हारे लिए सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, दोनों करेंगे। DQ9, नेक्स्ट पेज। हुआ क्वेश्चन, डिस्कस करें। Nangla was born in Pakistan in 1948. His son Karan was born in India in 1958. Karan left India on 1st June 2015 for employment in UK. His stay in India was as following: 14-15, 13-14, 12-13, 11-12. Determine status of Karan during previous year 15-16. बताइए जी। ये इसका फादर है नांगला। ये 1948 में पाकिस्तान में बॉर्न हुए, तो पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यस। तो क्या ये पीआईओ हो गया करण? क्यों? अरे बिफोर 1947 है ना, ये तो आफ्टर 1947 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये पीआईओ के स्कोप से तो बाहर हो गया, ही इज नॉट अ पीआईओ। ओके, 1958 में करण जी पैदा हुए। अरे तुम ये कैसे अज्यूम कर रहे हो? 10 साल में बच्चा पैदा हो चलो किसी ने तो ऑब्जर्व करा, बाकी सबने भी ऑब्जर्व करा था, ये करा था किसी ने ऑब्जर्व? नहीं, सब इतने मगन थे क्वेश्चन करने में कि तुमने ऑब्जर्व ही नहीं करा। 1948 में फादर, 1958 में सन, कैसे हो सकता है? और तुमने तो एक स्टेप आगे सोच लिया, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहे होंगे। अरे अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो ऐसा सोच मत लेना तुम, सोचना बहुत डेंजरस है। Karan was born in India in 1958. Karan left India on 1st June 2015 for employment. किस चीज के लिए जा रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट एक एक्सेप्शन है? क्या चेक करते हैं? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड से मतलब नहीं है। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? वो बाहर कब जा रहे हैं? 1st June 2015, 1st June 2015। हिज स्टे इन इंडिया ये है। प्रीवियस ईयर 15-16, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा है? 16-17। प्रीवियस ईयर 15-16 का डिटरमिन करना है। 1 जून को वो बाहर जा रहे हैं। टाइम ऑफ डिपार्चर दे रखा है हमें? क्या है टाइम ऑफ डिपार्चर? नहीं, तो जिस दिन वो बाहर जा रहे हैं वो इंक्लूड होगा? यस। हाँ, डेट दे रखी है ना, तो टाइम तो दे नहीं रखा है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या करेंगे? अप्रैल, मई एंड 1 डे ऑफ जून। सो 30 days ऑफ अप्रैल, 31 days ऑफ मई एंड 1 day ऑफ जून। ऑटोमेटिकली ये कितने दिन के लिए इंडिया में है? 62 days। तो ये क्या प्रूव हो गया? फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट? नो। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करोगे? नहीं करोगे। 2 पेजेस पहले आइए, पेज नंबर 9 पे, और ये टेबल भरिए। केस 1, इफ both the basic conditions are satisfied, अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं
तो ये क्या हो, इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? आर केस 2। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकंड नहीं होती है, आर फर्स्ट नहीं होती है, सेकंड हो जाती है, आर दोनों नहीं होती हैं, अनार। क्लियर है? अब इस टेबल के थ्रू याद रखोगे स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एडिशनल कंडीशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। रिवाइज करिएगा, रिवाइज करो विद इन 24 आवर्स। कोई भी क्लास आप लोग अटेंड करें विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम विद इन 48 आवर्स, आप लोगों को वो चीज रिविजन करना ही करना है। यू हैव टू डू द रिविजन। मैंने इसी चीज के लिए आप लोगों के लिए समरीज बनाई है, आपको अभी तक समरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यहां ले आओ हैंडआउट, रहमान भाई बांटना मत, यहां ले आओ। वो अलग रखो, वो अलग रखो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में। सो दीज आर द समरीज, जो हमने समरीज बनाई है। इन समरीज के बेसिस पे आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। इसके सिवा मैंने इसमें कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इंक्लूड करे हुए हैं चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस से अटैच्ड। वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अमेंडमेंट्स इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे। बाकी जब तक चैप्टर खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अमेंडमेंट्स भी साथ साथ होते जाएंगे। अमेंडमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अलग से हमने इंक्लूड करे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपका अलग से फोकस जाए अमेंडमेंट्स की तरफ, बिकॉज अमेंडमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट। सो यू कैन रिवाइज दीज हैंडआउट्स, दीज आर द समरीज। इसके सिवा मुझे एक टेस्ट लेना था, बट आई वोंट बी टेकिंग द टेस्ट बिकॉज वी हैवंट रीच्ड ओवर देयर। हमने सिर्फ इंडिविजुअल करा है और मैंने टेस्ट पेपर HUF वगैरह के हिसाब से बनाया है। सो आई विल बी टेकिंग द टेस्ट इन माय नेक्स्ट क्लास। विल बी स्टार्टिंग द बैच ऑन द 2nd of February, विच इज नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे से बैच शुरू होगा 2nd of February से। उस दिन भी हम लोग रिकैपिटुलेट करेंगे बिकॉज देयर विल बी न्यू स्टूडेंट्स एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी आर लीविंग ऑफ टुडे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज रिवाइज, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हाँ बुक आपको 2 तारीख को मिलेगी। यू विल गेट द बुक ऑन द 2nd। अब